गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंसर्जेंसी इन असम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो प्रो टॉक फैक्शन है उसने ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट साइन कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ। तो जो प्रो टॉक फैक्शंस है, परेश बरुआ फैक्शन ने साइन नहीं किया, याद रखना। ये जो है 1979 में बना था, जिसमें 20 यंगस्टर्स जो है अपर असम डिस्ट्रिक्ट्स के, इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल इंडिपेंडेंट असम के लिए जो है वो वेज की थी। इस ग्रुप ने कई बार, कई ओकेजन्स पर विलिंगनेस दिखाई है टॉक्स की, लेकिन ऑफ कोर्स ये सोवरेनिटी के स्टैंड पर अभी तक जो है वो अटके हुए थे और उस पर नहीं मान रहे थे। तो इंसर्जेंसी, अगर हम ब्रॉडर टॉपिक देखें तो इंसर्जेंसी इन असम जो है वो कई ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। तो रीजंस क्या हैं इंसर्जेंसी के असम में? तो टोटल 15 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। मोस्टली ये सस्टेन्ड वायलेंट मूवमेंट कर रही हैं ऑटोनॉमी के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड रखते थे वो बोडो ग्रुप्स थे, ठीक है। लेकिन कार्बी और दिमासा ग्रुप्स भी जो है वो एक्टिव रहे हैं वे मिलिटेंट ऑपरेशंस वेज करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो लार्ज स्केल, अब इमिग्रेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो हैं वो असम में जब माइग्रेट हुए वो एक मेजर सोर्स ऑफ टेंशन बन गया इस रीजन के लिए। क्योंकि जो है असामीज़ लोग अपनी आइडेंटिटी को, कल्चर को, इकोनॉमिक वेल बीइंग को एक थ्रेट मानने लगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, सब रीजनल एस्पिरेशंस थी कुछ मूवमेंट्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो ये रीजन जो है ये इतना आइसोलेट हो गया कि इससे जो है इस रीजन की इकोनॉमी को बिग ब्लो हुआ, ठीक है। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन कौन से थे यहाँ पर? उल्फा, जिसके साथ अभी जो है ये जिसके प्रो टॉक फैक्शंस के साथ ये ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये असामीज़ नेशनलिज्म की तरफ इनका फोकस था। ये स्वाधीन असोम बनाने की बात करते थे, ठीक है। और फिर बोडो मूवमेंट, जो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की मूवमेंट थी, वो 1967 में बनी। सेपरेट बोडोलैंड मांगते हैं ये, ठीक है। और असम अकॉर्ड साइन होने के बाद जो है ये ज़्यादा उग्र हो गए थे, ठीक है। तो इंसर्जेंसी की सिचुएशन जो है इमर्ज हुई उसकी वजह से। बोडो मूवमेंट्स के लिए तो 3 बार अकॉर्ड्स किए गए हैं। जो रीसेंट अकॉर्ड है 2020 का, वो 4 फैक्शंस के साथ बोडो मूवमेंट की किया गया है, ठीक है। ऐसे ही कार्बीज़ की भी मूवमेंट है, जिसमें 5 मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनके साथ अभी 2021 में सेटलमेंट हुई है, पांचों ग्रुप्स के साथ, ओके। ऐसे ही दिमासा की भी साथ भी अभी ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली। लेकिन इतने सारे जो है ये लगभग सभी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट तो कर लिया है, लेकिन याद रखो इसमें कुछ ब्रेक अवे फैक्शंस होते हैं जो इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं बाद में। ऐसे ही गवर्नमेंट को एक नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप करना चाहिए, ताकि इस रीजन को हॉलिस्टिकली देखा जा सके। बाकी वही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो परेश बरुआ लेड उल्फा का जो फैक्शन है, उसने अभी तक जो है एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। वो भी सोवरेनिटी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन असम के जो सीएम है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द परेश बरुआ जो है वो भी अ, बात करने के लिए जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी ने एक रोड मैप दिया है ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो एनपीओज इशू करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक सेपरेट सेगमेंट है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का, जो सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स रेज करने के लिए हेल्प करेगा पब्लिक से। तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक मीडियम बनेगा सोशल एंटरप्राइजेस और फंड प्रोवाइडर्स के बीच में, ताकि जो है वो एंटिटीज़ फंड्स रेज कर सकें, ठीक है। तो ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ना तो ये स्टॉक्स हैं, ना ही ये बॉन्ड्स हैं। बस ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे मनी डोनेट की जा सकती है। क्योंकि ये तो डोनेट करना है पैसा, तो इसमें कोई इंटरेस्ट या फिर इवन प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस तो नहीं मिलने वाला। तो ये एक तरह से बस इसको ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, इनको सिक्योरिटीज़ की तरह। तो रोड मैप क्या दिया है? ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मटेरियलाइज फॉर्म में ही होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। मिनिमम इशू साइज इसका 50 लाख रखा गया है। एनपीओ को जो है एक लीड मैनेजर के थ्रू फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अपनी ऑब्जर्वेशन देगा इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एनपीओ को विद इन 30 डेज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उनको डिटेल्स भी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिबेट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई को जो है सू कर दिया है, जो चैट जीपीटी के ओनर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट को। तो ताकि ये कहा जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉपीराइट कंटेंट का अनलॉफुल यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है पहला मेजर न्यूज़ पब्लिशर बना है जिसने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो सू किया है। तो कहा जा रहा है कि ये चैट जीपीटी जो है वो बिना किसी पेमेंट के जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का कंटेंट को यूज़ कर रहा है, और ऑडियंस को अब जो है वो छीन रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स से। अ, और बिना कंपनी की इजाज़त के चैट जीपीटी ने उनके कंटेंट को यूज़ करके चैट जीपीटी को ट्रेन किया है। तो ये डिबेट है क्या? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है उनको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है अपने सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए। टेक कंपनीज जो है क्रॉलर्स जैसे सिस्टम्स का यूज़ करती हैं वेब पेजेस को स्कैन करने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए, और उसको एक डेटा सेट में बनाने के लिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और अदर आउटलेट्स जो हैं उन्होंने भी रिसेंटली एक वेब क्रॉलर को भी जो है ब्लॉक किया था, जीपीटी बॉट। और आउटलेट्स जो है उन्होंने कम बोला है कि कंपनी अब जो है चैट जीपीटी जो है या ओपन एआई जो है वो उनके पब्लिश्ड मटेरियल को अपने या उनके जर्नलिज्म को अपने चैटबॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रीज़न्स क्या हैं ये डिसीजन के? गूगल और बिंग दोनों ही जो है वेब क्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स करने के लिए वेबसाइट्स को। गूगल जो है जैसे न्यूज़ आर्टिकल का स्निपेट यूज़ करता है और उसको रिप्रोड्यूस करता है ताकि सर्च रिजल्ट्स जो है वो यूज़फुल बनाए जा सके। लेकिन गूगल इससे प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जो है इन वेबसाइट पे जाता है। जबकि ओपन एआई जो है कोई बेनिफिट नहीं देता, कोई मॉनेटरी या अदरवाइज, इन न्यूज़ कंपनीज़ को। रादर पब्लिकली अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करके कंपनी के ही जो है जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इन न्यूज़ कंपनीज़ के अपने पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि अब जो है टाइम्स का जो कंटेंट जो ये वर्बेटिम मतलब शब्द वर्ड बाय वर्ड उठा रहा था ओपन एआई का जो ये चैट जीपीटी, और ये उसको समराइज़ कर रहा है और उसके एक्सप्रेसिव स्टाइल तक को भी मिमिक कर देता है। ठीक है? तो ये अब नहीं कर सकते हो, कंपनी ने ये इसीलिए सू किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ईबीआरडी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने $4 बिलियन का यूरो कैपिटल इंक्रीज़ किया है ताकि वो यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो ईबीआरडी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1991 में बना, ईस्टर्न यूरोपियन और एक्स सोवियत कंट्रीज़ को डेमोक्रेसीज़ में ट्रांजिशन करने के लिए। लंदन में हेडक्वार्टर है, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जनरली ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करके देता है। पब्लिक पार्टनर्स को भी सपोर्ट करता है ये, पब्लिक पार्टनर्स को सपोर्ट करता है ताकि वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर सकें। ये सेंट्रल वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में ज़्यादातर सपोर्ट देता है। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जेंडर इक्वालिटी की तरफ इसका फोकस है। 72 कंट्रीज इसको ओन करती हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, और इंडिया भी इसका 69 शेयर होल्डर बना जुलाई 2018 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट्स को जो है वो समझने के लिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन है। दिसंबर 2021 में बनाया गया। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है ये आज तक का। ये ऑर्बिट कर रहा है L2 लैग्रैंज पॉइंट में, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स बियॉन्ड अर्थ्स ऑर्बिट। और इसका फोकस 4 एरियाज़ पर है: फर्स्ट लाइट इन द यूनिवर्स, असेंबली ऑफ गैलेक्सीज इन अर्ली यूनिवर्स, बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम्स, और प्लैनेट्स इंक्लूडिंग उनके ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो लगे हैं वो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल एंड द सनशील्ड। तो ओ जो है उसमें मिरर्स हैं, बैक प्लेन है जो कि लाइट कमिंग फ्रॉम द स्पेस को जो है गैदर करता है। ऐसे ही ISIM है, वो वेब के कैमरास और इंस्ट्रूमेंट्स को होस्ट करता है। सनशील्ड जो है वो हीट जो है वो दूर रखता है सन से, अर्थ से। और जो स्पेसक्राफ्ट बस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को दूर रखता है OTE और ISIM से। ठीक है? सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लायंस एक्शन का
के पार्ट के हिसाब से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उन्होंने कंप्लायंस शो कॉज नोटिस दिए हैं 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल असेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को अंडर पीएमएलए। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में बनाया था ताकि ये रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज और डिसैमिनेट किए जा सके इन्फॉर्मेशन जो कि सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो ये डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हेड करते हैं, जिसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बेसिकली। सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट की तरह ये एक्ट करता है फॉर रिसीविंग कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, और ये अनकवर करता है पैटर्न्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है विद नेशनल इंटेलिजेंस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और नेशनल डेटाबेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स जो है ये एस्टैब्लिश और मेंटेन करने का काम भी करता है। स्ट्रेटजिक की एरियाज मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है उनको आइडेंटिफाई भी करता है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या हैं? जो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन जो कि क्रिप्टोग्राफिक मींस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के में जनरेट किए गए हैं, इनको ट्रांसफ़र, स्टोर और ट्रेड भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीर पंजाल वैली। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलिटेंट्स जो है उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया है जम्मू कश्मीर में, और वो आर्मी के ऊपर ज़्यादा अब अटैक कर रहे हैं अदर सिक्योरिटी विंग से ज़्यादा, और पीर पंजाल वैली में जो है ये न्यू मेटल ग्राउंड बन चुका है। तो पीर पंजाल वैली जो है वो एक माउंटेन रेंज है नॉर्दर्न इंडियन हिमालयाज़ में, रामबन में स्टार्ट होती है ये, और साउथ जम्मू कश्मीर में के जो है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट तक ये फैली हुई है। जम्मू हिल्स को ये वैली ऑफ कश्मीर से सेपरेट करती है और एक डिवाइड बनाती है ब्यास और रावी रिवर का एक साइड पर और चनाब रिवर का दूसरी साइड पर। इम्पॉर्टेंट पीक्स यहाँ पर दियो टिब्बा और इंद्रासन है, जो कि यहाँ के दो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं ईस्टर्न एंड ऑफ द माउंटेन रेंज में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेगासस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है कि पेगासस स्पाईवेयर ने जर्नलिस्ट को टारगेट किया था इंडिया में अक्टूबर 2023 में। तो OCCRP का ये कहना है। तो OCCRP एक ग्लोबल नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। तो पेगासस क्या है? एक मेलवेयर या स्पाईवेयर जो कि इसराइल के NSO ग्रुप ने बनाया है। किसी भी स्मार्टफोन का जीरो क्लिक के थ्रू रिमोटली ये एक्सेस ले लेता है। ये पूरा डेटा जो है उस पर्टिकुलर फ़ोन का जो है एक्सेस कर पाता है रियल टाइम बेसिस पर, ईमेल हो, टेक्स्ट हो, फ़ोन कॉल हो, कोई भी जो है एबिलिटी ये एक्सेस ले लेता है फ़ोन की। ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट क्या होता है? बेसिकली मैलिशियस जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है डिवाइस पर, डिवाइस ओनर की कंसेंट के बिना ही, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट जो है वो ब्लास्ट फास्ट का यूज़ करता है। ब्लास्ट फास्ट में क्या होता है? सबसे पहले अटैक किया जाता है एप्पल के होम किट पर, ताकि जितने भी उस स्मार्ट डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है वो सबको कंट्रोल ले लिया जाए। दूसरा, कुछ मैलिशियस कंटेंट जो है आई मैसेज ऐप के थ्रू जो है टारगेट को भेजा जाता है, जिसके बाद ये फुल स्पाईवेयर लोड हो जाता है उस फ़ोन में। तो हुआ क्या था अभी? जर्नलिस्ट को ईमेल गया था एप्पल की तरफ से कि उनका जो है फ़ोन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, और बाद में ये पता लगा अब कि पेगासस जो है वो इंस्टॉल किया गया था कुछ रिस्पेक्टिव डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैट्रियट PAC-3। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रशिया ने एक स्टर्न वार्निंग दी है जापान को, क्योंकि जापान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है पैट्रियट PAC-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूएस को। तो पैट्रियट PAC-3 मिसाइल जो है वो एक सरफेस टू एयर डिफेंस गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसमें ऑल वेदर कैपेबिलिटीज़ हैं। रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। यूएस आर्मी ने में ये 2001 में एंटर किया सर्विस में, और यूएस एयरफोर्स में 2003 में। काउंटर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ये डिज़ाइन किया गया है टू काउंटर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is insurgency in Assam. This topic is important for your security section. So United Liberation Front of Assam, ULFA's pro-talk faction has signed a tripartite agreement with the central government and Assam government in the presence of Union Home Minister. So this is the pro-talk faction of ULFA. Remember this. This is not the Paresh Barua led faction. So this is the pro-talks faction which has signed the agreement with the central government and Assam government, and it was founded in 1979 by a group of 20 youngsters from Upper Assam districts. So we have to see the overall picture about insurgency in Assam. So Assam has seen insurgency by several tribal militant groups who have been demanding greater political autonomy, primarily through separate statehood demands. So, what are the reasons behind insurgency in Assam? So, there are 15 recognized tribes in the autonomous districts of Karbi Anglong and North Kachar Hills, and 14 recognized tribes in the rest of the state. So, uh, of these groups, most sustained and violent movement for autonomy has been carried out by both Bodo groups. But of course, Karbi and Dimasa groups have also been very active. What are the other reasons? So, immigration has been a major cause. Large scale immigration of Bengali speaking Muslims from the neighboring country of Bangladesh has been a major source of tension in this region. Assamese people see this immigration as a threat to their identity, culture, and economic well being. There are also political factors where regional movements have seen needs for recognition of sub regional aspirations. There are also economic factors. Since the partition, this region has suffered isolation, which has made a big blow to the economy of this region. So the insurgent groups have emerged, like ULFA was founded in 1979 on the ideology of Assamese nationalism. They pledged to liberate Assam and establish a Swadhin Assam. There is also All Bodo Students Union, which was formed in 1967 to demand a separate Bodo land after the signing of Assam Accords of 1985. So there have been several Bodo Accords. The recent one was the third Bodo Accord of 2020, which saw a truce with four factions of the militant groups and DFP. So in Karbi also case, five major militant groups operated. In 2021, a settlement was arrived with all the five militant groups of Karbi Anglong. Similarly, recently a tripartite agreement was also reached recently with the Dimasa groups. But we have to understand that there has been a history of breakaway factions here. So caution should be exercised as there is a possibility of other groups coming together to the fore, to which would unite again to form another group. Okay. Similarly, government of also should establish a Northeastern Security Council to administer this region holistically. And the challenges also still remain with respect to Paresh Barua-led Ulfa group, which continues to hold fast to the demand for sovereignty. But of course, Assam CM has said that soon Paresh Barua-led faction would also sign a peace accord with the government. Okay. So the next topic is zero coupon zero principle. This topic is important for your economy section. So SEBI has unveiled a roadmap for public issuance of zero coupon zero principle instruments by not-for-profit organizations and the listing of such instruments on the social stock exchange. So what is the social stock exchange? It is a separate segment of existing stock exchange which help social enterprises to raise funds from the public. This will act as a medium between social enterprises and fund providers. Okay. So what are these zero coupon, zero principal instruments? So these are not stocks or bonds, but instruments for donating money because, as the name suggests, it is the donation to the entity. It would neither offer any interest nor any return to the principal, returning the principal. So these have been declared as securities and they will be traded in the market. So what is the roadmap for public issuance of these instruments by NPOs? So such instruments will be issued in dematerialized form only, and they are not transferable. The minimum issue size has been set up as at 50 lakh rupees. This NPO through the lead manager will be required to file the draft fundraising document with the SSC, uh, that is the social stock exchange. This social stock exchange will also provide its observation on such documents to the NPO within 30 days. Social stock exchange will also specify the details to be incorporated in the fundraising document. Okay.
So the next topic is debate on artificial intelligence and copyright. This topic is important for your social issues. So New York Times has sued OpenAI and Microsoft for unlawful use of papers copyrighted content. So New York Times has alleged that OpenAI and Microsoft have been using their content without payment to create products that substitute the newspaper and steal audiences away from it. So, New York Times has become the first major news publisher to sue OpenAI and Microsoft for the same. So, the company, it has been alleged that company has misused their works to train ChatGPT. So, what is the debate over this ChatGPT source for data? So, ChatGPT is basically a large language model which is trained on enormous amounts of information. Uh, Tech companies use softwares called crawlers to scan the web pages, hoover up content, and put it together in a data set. So, New York Times and other news outlets have blocked a web crawler recently called the GPT bot, and outlets have told OpenAI that company can no longer use their published material and their journalism to train their chatbots. Reasons behind the news outlets' decision is that Google and Bing both use crawlers to index websites. Even Google takes a snippet of a news article and reproduces it to make its search results useful. But Google profits of this content, but it also directs a significant amount of user traffic to these news websites. Whereas OpenAI is directly using this content with no benefit, monetary or otherwise, given to these news companies, and it simply collects publicly available data and uses it for own purpose. So New York Times has said that ChatGPT is reciting times their content verbatim, and it is closely summarizing it and also mimicking the expressive style of the newspaper also. Okay. So the next topic is EBRD. This topic is important for your international relations. So European Bank for Reconstruction and Development has recently approved a €4 billion capital increase, which will enable the bank to double its Ukraine investments. So EBRD is an international financial institution which mandates to promote transition towards a sustainable, open market economy and to foster innovation. It was created in 1991 to help Eastern European and ex-Soviet countries transition into democracies. Its headquarters is located in London. It provides project financing mainly for private enterprises, but it also works with public partners to support privatization. It also prioritizes support for countries in Central and West Asia and North Africa also. It promotes environmentally sustainable development and gender equality. It is owned by 72 countries, European Union and European Investment Bank. India is also the 69th shareholder, which joined this bank in July 2018. So the next topic is James Webb Space Telescope. This topic is important for your science and tech section. So after its first full calendar year of operation, astronomers are using the James Webb Space Telescope to look for life on thousands of newly discovered planets. So James Webb Space Telescope is a collaboration between NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. It was launched in December 2021. It is the largest and most powerful space telescope till now. It orbits around L2 Lagrange point, which is approximately 1.5 million kilometer beyond Earth's orbit. So it focuses on four main areas: the first light in the universe, the assembly of galaxies in the early universe, the birth of stars, and the protoplanetary systems and planets. Okay, so there are several instruments which have been installed on this. The optical telescope element, which consists of the mirrors and backplane, it gathers the light coming from space. There is also integrated science instrument module, which contains the cameras and instruments of the telescope. Then there is sun shield, which separates the observatory into a warm sun facing side, and it keeps the heat of sun earth from the telescope. Then there is spacecraft bus, which shields which keeps the electronics away from OTE and ISIM. Okay, so the next topic is Financial Intelligence Unit India. This topic is important for your governance and economy section. So recently, as part of compliance action, Financial Intelligence Unit India has issued compliance show cause notices to 9 offshore virtual digital asset service providers under the PMLA.
So, Financial Intelligence Unit India was set up by government in 2004. It is responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspect financial transactions. So, it reports directly to the Economic Intelligence Unit headed by the Finance Minister. So, it is also responsible for collection of it also acts as the central reception point for receiving cash transaction reports, and it also uncovers patterns of transactions. It also shares information with national intelligence and law enforcement agencies. It also acts as the national database on the basis of reports received from reporting entities. It also maintains and identifies strategic key areas on money laundering. So, what are these virtual digital assets? So, these refer to any information, code, number, or token generated through cryptographic means and blockchain technologies. It can be transferred, stored, or traded electronically. Okay. So the next topic is Pir Panjal Valley. This topic is important for your environment section. So militants have changed their track in Jammu and Kashmir, and they are now inflicting more casualties on the army compared to other security wings this year by turning the Pir Panjal Valley into a new battleground. So Pir Panjal Valley is a mountain range in northern Indian Himalayas. It starts in Ramban in the south of Jammu and Kashmir to the last extremity of Muzaffarabad district. It separates the Jammu hills to the south from the valley of Kashmir. It forms a divide between the rivers Beas and Ravi on one side and Chenab on the other. So it has two important peaks, the Deotibba and Indrasan, which fall at the eastern end of this mountain range. So the next topic is Pegasus. This topic is important for your security section. So Washington Post and Amnesty International report claims that Pegasus spyware targeted journalists in India in 2023 October. So it has been revealed by OCCRP, which is a global network of investigative journalists. So Pegasus is a malware or spyware developed by Israel's NSO group. It has been designed to access any smartphone through zero-click vulnerabilities remotely. This spyware can access their data, entire data, on a real-time basis to such as emails, texts, phone calls, as well as camera and sound recording capabilities of the smartphone also. So what are these zero-click exploits? So these refers to a malicious software installed on a device without the device owner's consent. They use blastfast, which means it carries out attack in two phases. In the first, it establishes a link with Apple's HomeKit so as to control multiple smart devices. In the second, it installs some malicious content through iMessage app to the target. So we have been seeing that journalists had received an alert from Apple that state-sponsored hackers have been targeting their devices, and at the end of the examination, it was found that Pegasus was actively operating on their respective devices. Okay. So the next topic is Patriot Pack 3. This topic is important for your security section. So Russia has recently issued a stern warning to Japan, expressing concerns over its decision to export Patriot Pack 3 anti-aircraft missiles to the US. So what is Patriot Pack 3 missile? It is a surface-to-air defense guided missile system with all-weather capabilities. It has been built by Raytheon Technologies Corporation. It has entered into service with the US Army in 2001 and US Air Force in 2003. It is designed to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles, and advanced aircraft. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.